आपका आईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं आज का बाजार और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और इस शो में हम आपको बताएंगे आज मार्केट में दिन भर का कारोबार कैसा रहा। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और ये जो वीक है ये काफ़ी छोटा कारोबार भी है क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे मार्केट हॉलिडे रहेंगे, तो उस लिहाज से भी आज हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला बाजार में। अगर क्लोजिंग देखें तो निफ्टी में करीब 100 अंकों की कमजोरी देखी गई, सेंसेक्स में करीब 480 अंकों की कमजोरी देखी गई और बैंक निफ्टी भी दिन भर हरे निशान में रहने की कोशिश किया। उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में जो क्लोजिंग दिखी है वो कमजोरी पर आई है और 138 अंक नीचे बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी। और आज दबाव बनाने का काम किया आईटी शेयर ने। टीसीएस के नतीजे आने के पहले आज हमने देखा आईटी शेयरों में दबाव ही हावी रहा आज दिन भर। एचसीएल टेक करीब 3% नीचे, एलएनटी और इन्फोसिस और विप्रो, एसबीआई लाइफ यहाँ कुछ निफ्टी में गिरने वाले शेयर थे। इसके अलावा आज मार्केट में दिन भर किस तरह का कारोबार था ये भी समझ लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो बाजार में एक रेंज में ही कामकाज पूरे दिन हमने देखा। शुरुआत से संकेत जो मिल रहे थे विदेशी बाजार से वो भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे और शुरुआत भारतीय बाजार की भी उसी तर्ज पर होती हुई हमने देखी और दिन भर फिर उसी रेंज में बाजार ने अपनी यहाँ पर ट्रेड कर दिखाया। अगर निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की बात करें, ग्रासिम में हमने अच्छी तेजी देखी। ऑफकोर्स सीमेंट और रियल एस्टेट दोनों सेक्टर्स आज कमजोर बाजार में भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। स्टैंड आउट इनफैक्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर इन सेक्टर्स की देखने को मिली। इस बीच अदानी पोर्ट, सिप्ला और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी सूची में थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। बिकवाली का दबाव अगर निफ्टी में देखें, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ऑफ कोर्स यहां पर आईटी स्पेस में जहां कमजोरी नजर आ रही थी उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज। टीसीएस के नतीजों से पहले तमाम आईटी से जुड़े जो स्टॉक्स थे वो कॉशियस ट्रेंड दिखा रहे थे, चाहे फिर एलएनटी हो, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो, इन्फोसिस हो या फिर विप्रो और ऑफकोर्स टीसीएस में भी कॉशियस ही ट्रेंड देखने को मिले। मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट एचएएल अगर हम देखें डिफेंस स्पेस के लिए सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आती हुई दिखी और उसमें टॉपिक एचएएल था और आज डिफेंस स्पेस भी परफॉर्म करता हुआ ही दिखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ओबरॉय, रियल्टी जैसे स्टॉक्स भी सूची में शामिल थे जो कि मिड कैप स्पेस में परफॉर्म कर दिखा रहे थे। मिड कैप में ही कमजोरी कहाँ नजर आ रही थी? बिकवाली का दबाव हमने एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में देखा, दीपक नाइट्राइट, प्रेस्टीज एस्टेट, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में देखा, जहां पर 3 से लेकर करीब 4-4.5% तक की बिकवाली का दबाव भी इन स्टॉक्स में दिन के दौरान देखा जा चुका था। गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, डिफेंस के बाद रियल्टी, सीमेंट में हमने अच्छी तेजी देखी। मीडिया, मेटल और फार्मा भी कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन बिकवाली का दबाव हमने ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, सरकारी बैंक क्षेत्र और निजी बैंक क्षेत्र से देखा। तो क्लियरली बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी जो थे वो भी कमजोरी की तरफ ही ज्यादा इशारा कर रहे थे। क्लियरली टेक्नोलॉजी स्पेस की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजे कैसे आएंगे उस पर निर्भर करता है। आईटी स्पेस किस तरह से परफॉर्म आने वाले दिनों में भी करेगा, लेकिन आईटी स्पेस ने आज परफॉर्म नहीं किया। बाजार में भी क्लोजिंग जब हमने देखी उसी रेंज में लाल निशान के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमने क्लोजिंग देखी। एक समय था जब बैंक निफ्टी बाजार को सपोर्ट कर रहा था, क्लोजिंग के वक्त वो सपोर्ट भी गायब होते हुए दिखे। ऑलराइट, तो ये था बाजार का पूरा एक्शन आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो बाजार में कमजोरी तो जरूर थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखा गया और ऐसे में कुछ मिड कैप चुनिंदा स्टॉक्स भी थे जहां पर कि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी की डिटेल्स कुछ देर पहले मानसी भी दे रही थी। लेकिन अब फोकस करते हैं आईटी कंपनियों पर और आज दिन भर जो कमजोरी हावी थी उसकी वजह थी टीसीएस के नतीजे देर शाम आने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में टीसीएस की चौथी तिमाही के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। नतीजों से पहले हम समझ लेते हैं कि पोल क्या कह रहा है और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जो चौथे तिमाही के जो नतीजे होते हैं आईटी सेक्टर के देखा जाता है तो एक सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है। अब अगर टीसीएस की आंकड़ों की बात करें तो लगभग जो सपाट आंकड़े आने वाले हैं और यहाँ पे जो है डॉलर रेवेन्यू में लगभग 2% का उछाल का अनुमान है और जो आप कह सकते हैं मार्जिन्स वो सपाट 25% पे रहने वाले हैं, एबिट मार्जिन। और ये जो है आपकी तिमाही दर तिमाही पे जो है कंपैरिजन होगा। पैट में लगभग 1% का उछाल का अनुमान है और जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है यहाँ पे 2.5% का जो है तिमाही दर तिमाही का अनुमान है। हालांकि
ज़रूर याद रखिएगा कि मार्जिन्स पे जो है दबाव रहेगा और थोड़ी सी हेडविंड्स रहेंगे। और ये मार्जिन का दबाव इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो हाइक्स होते हैं, सैलरी हाइक्स, उसका दबाव का प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि याद है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स जो है वो जो है ओवरऑल ग्रोथ जो है बढ़ाने वाली है कंपनी की, लेकिन जो सप्लाई साइड की जो कॉस्ट है उस पर जो है ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी में। और जो यूरोप के क्लाइंट्स है उन पे भी जो है थोड़ी सी कम होने की जो है एस्टिमेशन लगा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर डील साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग $8 बिलियन का जो है डील साइज़ का एस्टिमेशन है। और याद रखिए आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स, क्लाउड अडॉप्शन अभी भी आईटी सेक्टर में बज़ कर रहे हैं और टॉप लाइन ग्रोथ में जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट दे सकती है। आगे जाते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो फैक्टर्स टू वॉच आउट कहते हैं, सबसे पहला रहेगा कि क्या जोग्राफिकल टेंशन्स के कारण क्या इम्पैक्ट कंपनी में हुए हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का चेंजेस आया है कंपनी का, और उसके अलावा क्या लिवर्स रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मार्जिन्स की गाइडेंस दे दी है लगभग 26 से लेकर 28% के बैंड का। क्या इस बैंड को रिवाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगे जाते हुए वित्त साल 2023 का क्या आउटलुक रहने वाला है और किस तरह वो प्राइसिंग करने वाले, क्योंकि इन्फ्लेशन आया है तो कस्टमर्स को अपने प्राइसिंग कैसे करेंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे आगे देखते हुए। ऑलराइट, तो ये थे टीसीएस के अनुमान आपके स्क्रीन पर। लार्जली फ्लैटिश नंबर्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कमेंट्री क्या निकल कर आती है इस पर काफ़ी फोकस रहेगा। तब से कुछ ही देर में टीसीएस के नतीजे भी आ जाएंगे, जिसका कि पूरा एनालिसिस आपको ईटी नाउ स्वदेश पर मिलेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी बड़ी खबरों का रुख करते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने गोदरेज कैपिटल के लॉन्च का ऐलान कर दिया है और इसके चलते आज हमने देखा गोदरेज इंडस्ट्री के शेयर में अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। गोदरेज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है गोदरेज कैपिटल, और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन फिरोज शाह गोदरेज और एमडी और सीईओ मनीष शाह। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो फिरोज शाह जी, आपसे मेरा सवाल होगा, एक नया बिजनेस है और नए सेगमेंट में आप प्लानिंग कर रहे हैं उतरने की, पहले तो उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई है आपको। अब इस नए लॉन्च के बारे में बताइए कि ये प्लान किस तरीके से आया और आने वाले समय में ये जो नया वेंचर है इसकी स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होगी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। Very excited to be launching Godrej Capital, which is a subsidiary of Godrej Industries, and under which we'll have our two operating financial services entities, Godrej Housing Finance, which as the name suggests will be focusing on home loans, and Godrej Finance, which will be an NBFC that offers other lending solutions. The idea for us is to build through Godrej Capital a large retail-focused financial services business. We think the need of the hour for the country really is a strengthened financial sector. Given the kind of growth opportunity India faces, this will be one key requirement. We hope to play a part in it. And we also think the Godrej Group has significant advantages in terms of its reputation and the trust customers have in it, our ability to start this business in a digital-first framework that will allow us to succeed in this. So that's really the goal here, to build a long-term focused financial services institution for the group. ऑलराइट, मनीष जी, अब आपसे समझना चाहेंगे ये जो प्लान है उससे अब माना जा रहा है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की जो बैलेंस शीट है वो 2026 तक 30,000 करोड़ तक की हो जाएगी। ये किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं और ऐसे कंपटीशन के माहौल में ये जो टारगेट आप रख रहे हैं किस तरह से अचीव करने का प्लान है आपका? तो पहले तो ज्योग्राफिक की बात करें, हमने 5 शहरों से बिजनेस शुरू करा था, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद। इस साल हम 6 और शहर ऐड कर रहे हैं जो हम अगले क्वार्टर लॉन्च करेंगे, जो जयपुर, चंडीगढ़, सूरत, इंदौर और चेन्नई, हैदराबाद। अगले साल फिर ज्योग्राफिकली और एक्सपैंड करने की देखेंगे। फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, वी लॉन्च्ड विथ होम लोन्स ओनली ऑन प्राइम हाउसिंग, फिर हमने लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऐड करा। इसके बाद हम इस साल अफोर्डेबल हाउसिंग, we are going to study this space. We have been studying it for some time. We want to launch partner players in this space and launch in our own small way. And later this year, look at unsecured lending to small businesses on cash flow basis. तो अब geographic growth एक तरफ है, product addition, segment growth दूसरी तरफ है। दोनों मिला के we hope that we will meet this 30,000 crore goal in the next 3 to 4 years.
ऑलराइट, आप फिरोज जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि फिर गोदरेज ग्रुप के अंदर में, क्योंकि ये एक रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है, तो किस तरह से सिनर्जी प्ले आउट करेंगी? I think it's a big opportunity to partner with various group entities. If you look at how the business was started, we actually looked at housing loans because we do feel we understand the real estate sector very well now, with Godrej Properties being a leader in the space and having been present in the sector for 25 years. Similarly, we have large ecosystems in the agri space, in the consumer goods space, and several others, which could be significant opportunities for Godrej Capital. And I think the synergies will flow both ways, just as the customer base that the group provides can provide advantages as Godrej Capital seeks to pursue growth. Similarly, I think coming up with creative financing solutions and being a one-stop solution for the customer's requirements can actually help significantly in terms of the other group companies' growth. So we do see quite a lot of opportunities for synergy. Some of them have already been evidenced over this past year and a half that the business has been active, and we see many, many more opportunities going forward. Okay, Manisha, there has been extension on the lower risk weightage on housing loan by 1 year from 31st March 2022 to 31st March 2023. How do you see the housing finance market performing going forward? ये बड़ा ही अच्छा डेवलपमेंट है, इसकी ज़रूरत भी थी. जिस हिसाब से हाउसिंग लोन्स ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जिस हिसाब से पोर्टफोलियो परफॉर्म किया है, हमारे हिसाब से सही चीज़ है और ये इंडस्ट्री को बेनिफिट ही मिलेगा. Okay, and Professor sir, how do you see the real estate sector as well as housing finance sector performing at present, and what is your growth forecast? I think the sector is actually very well poised for growth. As you know, starting in about 2012, the real estate sector has gone through a pretty painful downturn that only really ended in 2020. And over this last year or two, we've now seen property demand come back in a strong way. And I think a lot of it actually is tied to the change in people's perceptions post the pandemic, where real estate demand, both globally and here in India, has seen a significant uptick. And I think we're already seeing the early signs of a recovery, not just in volumes, but also in pricing. We've seen Godrej Properties on average take price increases of around 10% over this past 12 months, including some price rises that we've taken in the current month. And we see more opportunities to do that as the industry further strengthens. So my outlook on the property sector is very bullish. I think we're in for a very good 5 or 6 years ahead of us, as both the up cycles and down cycles in the real estate sector tend to take quite some time to play out. So I would expect to see increased volumes, increased pricing over the next few years. There are, of course, still some headwinds in terms of construction input cost pressures with what's happening in the geopolitical situation and of course, the pandemic. So those might be, slight pressures to deal with over this next 12 months, but we hope to see those ease a little bit thereafter, and expect very strong tailwinds in terms of industry demand. Okay, Manish, so one last question to you. Tell us about your digital first approach and how is it shaping up the business? एक तो ये है कि आज कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, जो एक बेसिक डिजिटल एक्सपीरियंस है वो उसमें एज नहीं मिलता, वो एक्सपेक्टेशन है. अगर आपके पास वो नहीं है तो बिजनेस आपको नहीं मिलेगा. दो एग्जांपल दूंगा आपको. जब प्रोडक्ट डिज़ाइन में आप इनोवेट करते हैं और वो आप डिजिटली डिलीवर करते हैं, जैसे हमारा डिज़ाइन योर EMI है या डिज़ाइन योर पेमेंट प्लान है, जहाँ पे लोग सिलेक्ट करते हैं हम कैसे लोन लेना चाहेंगे और कैसे रीपे करना चाहेंगे. उससे क्या होता है, जो घर लेने का डिसीजन है, अगर ये नहीं होता तो कभी कभी हमने देखा है एग्जाम्पल्स जहाँ वो घर ले नहीं पाते. ये करने से अफोर्डेबल हो जाता है. दूसरा एग्जाम्पल दूंगा प्रोडक्ट डिलीवरी में. अक्सर होता है, स्पेशली विद द लॉकडाउन कोविड के टाइम में, कि एक परचेज पोस्टपोन होता है कि जब चीज़ें ठीक होंगी, अब हम शहर में भी नहीं है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर चल रहा है, तो हम फिर कभी कर लेंगे, बाद में ले लेंगे. what product design delivery innovation helps do is, आपको ये जो डिसीजन पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है. आपको घर बैठे लोन मिल जाता है, आपको सैंक्शन भी मिल जाता है, आप डिसबर्स भी हो जाता है. तो ये जो इनोवेशंस हैं वो एक तो कस्टमर चाहते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं, और जब आप इस पे डिलीवर करते हो तो आप vis-a-vis competition, you're much better off.
और राइट मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिरोज शाह जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस डील के बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। NARCL के नए CEO को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। मौजूदा CEO पद्म कुमार नायर मई में रिटायर होने वाले हैं और आगे किसकी नियुक्ति हो सकती है, इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है और ये पूरी डिटेल्स लेकर अब अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL के में नए नियुक्ति हो सकती है CEO पद को लेकर, और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक NARCL का बोर्ड इसी हफ्ते मिलने वाला है। जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो 2 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं हमारी जानकारी के मुताबिक, वो है नटराजन सुंदर जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और टॉप कंटेंडर हैं NARCL के CEO बनने की रेस में। साथ ही साथ पद्म कुमार नायर जो कि इनकम्बेंट CEO हैं NARCL के, जिनको डिपुटेशन बेसिस पे SBI से NARCL में अपॉइंट किया गया था और उनका टर्म इसी साल मई में ख़त्म हो रहा है। तो उसके टर्म ख़त्म होने से पहले ही कवायद शुरू हो गई थी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 6 जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करवाया था और अभी 2 नामों पर ज़ीरो इन हुआ है। इसके बाद जो NARCL बोर्ड एक बार फाइनलाइज कर देता है नामों को, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेजेगा फाइनल अप्रूवल के लिए। और राइट, तो ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक बोर्ड की बैठक संभव है और इसमें काफ़ी सारे नाम भी शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसकी की जानकारी अंकुर अभी आपको देख रहे थे। तो इस खबर से जुड़ी हर डिटेल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए फिलहाल